नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले के हिंदी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे हम दुर्बोध कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे हम दुर्बोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ। कलेजे पर सांप लौटना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या से जल उठना। यानी कि कलेजे पर सांप लौटना का ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ हो गया ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, जलन होना। नेक्स्ट है, उन्मूलन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपड़। तो आंसर ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए कि उन्मूलन मतलब क्या होता है। तो उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा रोपड़, यानी कि किसी चीज़ का प्लांटेशन करना। ठीक है, तो एक उन्मूलन का मतलब हुआ उखाड़ फेंकना और उसका अपोजिट विलोम हो गया रोपड़। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वनवास में कौन सा समास, आपको बताना है कि वनवास में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, वनवास में तत्पुरुष समास है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आंसर का ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। देखिए अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। ऐसा समास जिसमें अंतिम पद अर्थात जिसे हम उत्तर पद कहते हैं वो प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और ऐसे समास में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक सारे चिन्हों का लोप होता है। तो जब भी ऐसा कोई आपको समास दिखे तो समझ लीजिएगा वो आपको तत्पुरुष समास है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, निम्न में से अरबी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मुकदमा, इस्तीफा, अफसोस, किस्मत, इन चारों में से अरबी भाषा का शब्द कौन नहीं है। तो ये आपको अफसोस, अफसोस ये जो शब्द है ये आपको फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ये आपको अरबी भाषा का शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि बात करें मुकदमा, इस्तीफा और किस्मत की, तो ये तीनों जो शब्द हैं ये आपको अरबी भाषा के शब्द हैं। तो याद रखिएगा, अफसोस ये जो शब्द है ये आपको फारसी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में आपको मुकदमा, इस्तीफा और किस्मत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी बताना है आपको, इनमें से कौन सा सही वर्तनी है। आयुर्वेदिक, शारीरिक, अप्रत्याशित या फिर कुमुदनी। तो देखिए दोस्तों, कुमुदनी ये जो वर्ड है ये बिल्कुल ही सही है, इसका स्पेलिंग यानी कि इसका वर्तनी जो है ये शुद्ध है। और आयुर्वेदिक गलत है, शारीरिक में भी गलत है, अप्रत्याशित में भी गलत है। देखिए यहाँ पे अप्रत्याशित में यहाँ पर छोटी ई होगा, शारीरिक में री में ये इस री में बड़ी ई होगा और इस री में छोटी ई होगा। ठीक है, दोनों र में, एक र में बड़ी ई और एक र में छोटी ई। आयुर्वेदिक में ये जो रेफ लगा है ये आपको व के ऊपर होगा। तो इस प्रकार इसमें त्रुटि है और कुमुदनी बिल्कुल सही वर्तनी है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सुंदर, सुंदर क्या है, ये आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जबकि हम बात करें जवान, बालक और मनुष्य की, तो ये तीन आपको जातिवाचक संज्ञा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुंदर, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर। नेक्स्ट है, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। आपको बताना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे किन कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किन कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। नेक्स्ट है, हाथ का मैल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। हाथ का मैल, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत तुच्छ वस्तु, यानी कि बहुत ही बेकार वस्तु को हम बोलते हैं मुहावरे में हाथ का मैल। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यंत तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट है, जिंदगी नामा पुस्तक के रचनाकार कौन है। जिंदगी नामा ये जो बुक है इसके रचनाकार कौन है।
तो इसके रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। याद रखिएगा जिंदगी नामा जो बुक है इसके रचनाकार कौन है, तो ये हैं कृष्णा सोबती। नेक्स्ट है खग्रास का क्या अर्थ होता है। आपको बताना है कि खग्रास का क्या अर्थ होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल, संपूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण। तो देखिए दोस्तों खग्रास का अर्थ होता है संपूर्ण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। यानी कि टोटल आपको सूर्य ग्रहण भी हो और चंद्र ग्रहण, इसको हम बोलते हैं खग्रास, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपूर्ण सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि 4 सेंटेंस दिया है, जिनमें से कौन सा शुद्ध है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। इन चारों में से कौन सा सही है, तो ये आपका ऑप्शन ए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। ये आपको करेक्ट सेंटेंस है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है आपको श्लेष अलंकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि जिस हथियार को हम फेंक कर चला कर किसी को मारते हैं उस हथियार को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अस्त्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार यानी कि उसे हम अस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट हुआ चारु शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। चारु ये जो वर्ड है इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, चारुपन, चारुताई, चारुता या फिर चारु। तो इसका बन जाएगा आपको चारुता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चारु शब्द का भाववाचक बन जाएगा चारुता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कटक शब्द का क्या अर्थ होता है। आपको बताना है कि ये शब्द है कटक, इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों कटक शब्द का अर्थ होता है सेना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेना। नेक्स्ट है किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, को देखकर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को देखकर किया जा सकता है। ये यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है गलत वर्तनी की पहचान करें। आपको बताना है कि प्रशंसा ये सही है या ये सही है, विशेष सही है, सारांश सही है या नहीं। देखिए दोस्तों ये जो प्रशंसा है ये बिल्कुल गलत दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गलत वर्तनी कौन सी है, तो ये प्रशंसा गलत है। ये सही है, आपको विशेष भी बिल्कुल सही है, सारांश भी सही है। तो आंसर बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशंसा ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ये तो आपको पता है कि आधा लीटर ये तो विशेषण है, बट कौन सा विशेषण है ये आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये आपको परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि आधा लीटर इससे मात्रा का पता चल रहा है। तो इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये आपको परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है लड़की का बहुवचन इनमें से कौन सा होगा। लड़की का बहुवचन क्या होता है, तो ये होता है आपको लड़कियाँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़कियाँ। ठीक है दोस्तों कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत तो सोच रहे होंगे लड़कियों, तो नहीं ऐसा नहीं है, लड़की का बहुवचन होता है लड़कियाँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़कियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। पुल्लिंग शब्द है आपको गुरुत्व। तो आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्व। गुरुत्व शब्द है ये जो पुल्लिंग है। और हानि, मिलावट, स्थापना ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिएगा दोस्तों गुरुत्व पुल्लिंग शब्द है और हानि, मिलावट, स्थापना ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ। आपको बताना है कि ये जो वाक्य है इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा लिंग इंगित कर रहा है, मतलब कि बताना है ये कौन सा भेद है। ये तो सबको पता है मैं खाना खा चुका हूँ, ये आपको पास्ट टेंस है यानी कि भूतकाल है, बट भूतकाल में भी जो होते हैं चार उनमें सबको बताना ये कौन सा है। तो यहाँ पे लिख रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, तो चुका हूँ चुकी है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपको संपूर्ण भूत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण भूत। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं रुग्ण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। रुग्ण का विलोम शब्द आपको बताना है, तो रुग्ण का विलोम हो जाएगा स्वस्थ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वस्थ। रुग्ण का अपोजिट हो जाएगा स्वस्थ।
नेक्स्ट है किस शब्द का प्रयोग प्रत्यय से हुआ है। ये 4 शब्द आप देख रहे हैं, अधिकार, उत्पत्ति, प्रत्येक, या इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से तीनों में से किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से तीनों में ही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अधिकार में भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उत्पत्ति में भी हुआ है और प्रत्येक में भी हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय का मतलब समझ सकते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। ये वर्ड के लास्ट में लगता है, यानी कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अधिकार, उत्पत्ति और प्रत्येक, इन शब्दों का निर्माण हुआ है, इसमें अंत में कोई ना कोई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये है आपको उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हम बोलते हैं ना इंग्लिश में आई वी, तो उसी प्रकार मुझे, मैं, मेरा, मेरी, ये सारे जो शब्द हैं ये आपको उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंह की खाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मुंह की खाना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है पराजित होना, यानी कि हार जाना। मुंह की खाना यानी कि हार जाना, पराजित होना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को किस हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी साहित्य में कौन से, मतलब कि किस साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें दिया गया था उर्वशी के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य धन आग्रह। आंसर है ऑप्शन डी, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अमृत, अमृत का पर्यायवाची मैंने आपको 2-3 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, जीवनोदक, अमीय या फिर द्रुम, तो द्रुम ये आपको अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा द्रुम। जबकि सुधा, जीवनोदक, अमीय ये तीनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। पूजनीय, अनुसांगिक, श्रीमती या फिर सगार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध यानी कि सही है, तो ये है आपको श्रीमती। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर पूजनीय में आधा ज नहीं होता है, य भी नहीं होता, यानी कि पूजनीय। ठीक है, तो पूरा ज होगा, य का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार अनुसांगिक भी अनुसंगिक होता है, ना कि अनुसांगिक। और श्रृंगार में यहाँ पर आपको री छूटा है और ऊपर में ये न की मात्रा बिंदु छूटा है। ठीक है, तो श्रीमती बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए शुद्ध वर्तनी में आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती। नेक्स्ट है वर्षा न होने पर सूखा पड़ने की क्या है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि वर्षा न होने पर सूखा पड़ने की आशंका है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वर्षा न होने पर सूखा पड़ने की आशंका है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परख के लेखक कौन है। परख, परख जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है जैनेन्द्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनेन्द्र। परख के लेखक है जैनेन्द्र। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2-3, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये है आपको ऑप्शन डी, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण आपको युग्म विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है अधिकृत शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। अधिकृत का अपोजिट बताना है, तो देखिए अधिकृत का हो जाता है अनधिकृत। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें और इसमें। तो देखिए दोस्तों, अधिकृत का अपोजिट होगा अनधिकृत, और यहाँ पे लिखा है अनधिकृत, तो ये आपको नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अनधिकृत। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ बताएं, तो इसका अर्थ होता है अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ हुआ अपराधी सदा शंका में रहता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। ठीक है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। इसमें आपको कहाँ गलत नज़र आ रहा है या फिर कहीं गलत नहीं नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन डी बताएं। तो देखिए दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन डी, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। ये बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है।
नेक्स्ट है मखमली जूते मारना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। मखमली जूते मारना इसका क्या अर्थ होगा, तो देखिए दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना, ठीक है। मतलब अच्छा अच्छा बात बोल करके किसी को बेइज्जत कर देना, लज्जित कर देना, उसे हम बोलते हैं मखमली जूते मारना, यानी कि बोल भी दिया अच्छा खासा और उसे लज्जित भी कर दिया, तो इसलिए हम इस मुहावरे का यूज़ करते हैं मखमली जूते मारना। आंसर है ऑप्शन ए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा, तो यहाँ आपको बताना है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द बताना है, आपको एक शब्द का चयन करना है। आंखों के सामने, तो आंखों के सामने जब कोई घटित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। आंखों के सामने के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। वीणा पाड़ी, इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द होता है सरस्वती। आंसर ऑप्शन बी सरस्वती। वीणा पाड़ी के और भी कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं वो जान लीजिए। भारती, वागेश्वरी, शारदा, महाश्वेता, वाग्देवी, हंसवाहिनी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, वीणा पाड़ी का कौन कौन सा पर्यायवाची है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। सरस्वती, भारती, वागेश्वरी, शारदा, महाश्वेता, वाग्देवी, हंसवाहिनी इत्यादि। ठीक है, ये सारे आपको वीणा पाड़ी के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो वाक्य है बहुत ध्यान से, इसमें इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से के लिए एक शब्द हो जाएगा तन्मयता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तन्मयता। अनुपम तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ गलत नजर आ रहा होगा। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यहाँ का गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे का नहीं होगा, तो इसलिए आपको त्रुटि किस पार्ट में है, ऑप्शन ए में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान की आंत, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। शैतान की आंत का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों नवग्रह में कौन सा समास है, तो ये है आपको द्विगु समास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। नवग्रह में द्विगु समास है। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको द्विगु समास के बारे में बताया था। देखिए दोस्तों, द्विगु समास क्या होता है कि जब किसी भी शब्द के आगे, यानी कि आप नव देख रहे हैं नव, तो जब किसी शब्द के आगे कोई संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हो तो वैसा समास को हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नवग्रह दिख रहा है, तो नवग्रह में आगे जो विशेषण लगा है उसका मतलब क्या होता है, नौ, ठीक है, तो नौ ये आपको क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो जब भी किसी भी वर्ड के आगे संख्यावाचक विशेषण यानी कि पूर्व पद जो हो वो संख्यावाचक विशेषण हो तो वो आपको द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा करने वाला को हम क्या कहेंगे, तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम बोलते हैं मुमुक्षु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। नेक्स्ट है कंचन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ये आपको कनक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनक। कंचन के और भी कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं ये जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, सोना, स्वर्ण इत्यादि ये सारे आपको कंचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कंचन का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, सोना, स्वर्ण इत्यादि ये सारे आपको कंचन के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट है जो ममत्व में रहित हो उसे हम क्या कहेंगे। जो ममत्व में रहित हो उसे हम निर्मम कहते हैं। आंसर है ऑप्शन सी निर्मम। जो ममत्व में रहित हो उसे हम निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट है संगम का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। संगम का संधि विच्छेद बताना है, तो सम धन गम। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ये म या फिर ये म, तो देखिए दोस्तों सम हलंत धन गम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सम हलंत धन गम, ये हो जाएगा संगम का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अद्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अद्वितीय। अनुपम के और भी पर्यायवाची हैं ये जान लीजिए। अनुपम के हो गए आपको अप्रतिम, उपमा रहित, निरुपम, अद्भुत, अतुल, अतुलनीय, ठीक है, ये सारे आपको अनुपम के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर से सुन लीजिए, अद्वितीय, अप्रतिम, उपमा रहित, निरुपम, अद्भुत, अतुल, अतुलनीय ये सारे आपको जो शब्द हैं ये अनुपम के पर्यायवाची शब्द हो गए।
नेक्स्ट है पलकों को गिराए बगैर, इसका क्या अर्थ होता है? पलकों को गिराए बगैर आपको बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पलकों को गिराए बगैर का मतलब होता है निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर का मतलब हो गया निर्निमेष। आंसर हो गया ऑप्शन डी, निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष, आंसर है ऑप्शन डी। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आप लोग के लिए आज का सवाल, जो कि आप लोगों का आंसर जो देना है वो कमेंट सेक्शन में देना है। आज का ये सवाल है आपको, देश प्रेम में कौन सा समास है? इसका आंसर जिन लोगों को पता है वो आंसर अपना कमेंट सेक्शन में दें। कल के जो सवाल थे उसमें काफ़ी लोगों ने सही किया, ठीक उसी प्रकार आज के भी जो भी जिन्हें भी आ रहा है सही सही, वो अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। तो देखते हैं किन लोगों का सही होता है। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? जिन्हें भी पता हो वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी बताएं कि आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।